प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन से क्या होगा कि आपकी डायरेक्टरी के साथ बताएगा। डायरेक्टरी का मतलब सी ड्राइव में जो आपका फोल्डर का नेम है वो पूरा केवल डायरेक्टरी बताएगा, रिटर्न ओनली डायरेक्टरी नेम और फ्रॉम ए पाथ। अब ये फाइल नेम नहीं बताएगा, home.php नहीं बताएगा, ये पूरी डायरेक्टरी सी ड्राइव में कहां से कहां तक कौन सा फोल्डर। डायरेक्टरी ये होता है फोल्डर। अब यहाँ पे अगर ऐसे आप इसको प्रिंट कराओगे तो केवल यही देगा। रियल पाथ में क्या होगा, सिंटैक्स होता है रियल पाथ का, तो मैसेज कर रहे हैं। इस फाइल का रियल पाथ शो करेगा, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट क्या करेगा, दिस फंक्शन चेक्स वेदर और नॉट ए फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो ये फाइल एग्जिस्ट इस तरीके से काम करेगा। सपोज अगर किसी भी फोल्डर के अंदर आप चेक करना चाहते हो कि मैंने about.php बनाया है कि नहीं बनाया है, अगर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्री डिफाइंड सारे मेथड होते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इज राइटेबल क्या होता है, ये चेक करता है वेदर द स्पेसिफिक फाइल इज राइटेबल, दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द फाइल इज राइटेबल। मतलब सपोज ये फाइल है test.txt, अब इसके अंदर अभी तो फाइल 0 KB होगा, अगर कुछ लिख देंगे तो वो उसमें साइज बढ़ेगा। तो ये फंक्शन बस चेक करेगा कि आपका जो है राइटेबल है या नहीं है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे अब ये फाइल हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, अब ये चेक कर रहा है कि फाइल राइटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहा है कि इसके फाइल में कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपको दे देगा कि ये जो test.txt है इज राइटेबल, तो इस तरीके से देगा। तो आप यहाँ से नोट कर लें dir नेम से है इज राइटेबल वाला लिखो। ऐसे ये रिवर्स ऑफ राइटेबल है। इसी तरीके से फाइल साइज है गेट द फाइल साइज, ये फाइल की साइज कितने केबी का है यहाँ पे इस तरीके से बताएगा। एड स्लैशेस है, ये इंपॉर्टेंट होता है। टू ऐड ए ब्लैक स्लैश इन फ्रंट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर मेनली यूज फॉर डेटाबेस। जैसे अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल है, उसमें अगर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है तो ये क्या करेगा, स्पेशल कैरेक्टर डायरेक्टली नहीं जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा और ये वेरिएबल को उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐड स्लैशेस, ये वेरिएबल नेम यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे, तब आपका क्या होगा कि वो डेटाबेस में एंट्री हो जाएगा। मतलब डेटाबेस के जो आपका फील्ड होगा वहां पे आपका डेटा चलाएगा। अगर आप कोई नॉर्मल कैरेक्टर डालेंगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा, अगर स्पेशल कैरेक्टर होता है तो वो गार्बेज वैल्यू वो समझता है, तो इसलिए वो नहीं जाता है। तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं डेटाबेस। जैसे आपका ब्लॉग होता है, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, 3-4 पैराग्राफ, तो वहां पे हो सकता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहे, इस तरीके से सिंगल कोट रहे, तो वो नहीं जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। NL to BR क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है इंटर की इनटू BR। जैसे आपका BR टैग होता है वेब पेज पे न्यू लाइन के लिए, वैसे ये PHP में फंक्शन होता है न्यू लाइन के लिए NL to BR फंक्शन। strPOS ये क्या होता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग। ये पोजीशन बताता है कि आपको, जैसे हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, अब ओ किस पोजीशन पे है वो बता देगा कि हाँ ये चौथी पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 पोजीशन पे। strPOS होता है, एक होता है strRPOS। ये क्या करता है, लास्ट अकरेंस, यानी लास्ट से यहाँ से चेक करता है, और ये फर्स्ट अकरेंस का मतलब ये यहाँ से चेक करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग फाइंड स्टार्ट, इस तरीके से आपको बताता है।
ये अब इज स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे हमने बताया था इज एरे है, वैसे ये स्ट्रिंग को चेक करता है कि अगर ये वेरिएबल में स्ट्रिंग है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर मान लो एरे रहेगा तो 1 नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। ऐसे जी जेड कंप्रेस है, कंप्रेस से स्ट्रिंग एंड नॉट रीडेबल टू यूजर। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी जेड कंप्रेस, ये पूरा है ट्रेनर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब मैंने इसको क्या किया, इको कराया, तो ये क्या है, यूजर को अनरीडेबल फॉर्मेट में दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन करा के चेक कर लें। देख रहे हो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में वो चीज, अब ये पता ही नहीं लग पा रहा है, मतलब कि वो क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया स्ट्रिंग को, और नॉट रीडेबल तो ये रीडेबल यूजर के लिए नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी बेस के लिए सब चीजें यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यही हमने बताया था कि gz कंप्रेस कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से है। तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये नोट कर लो, यहाँ से कहाँ तक मैंने ऐड स्लैशेस में नोट करने में टाइम खराब करवा करेगा ये कल कहते लिख दे स्ट्रोक ऐसे में फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट ने कह दिया मतलब फर्स्ट पहले पे चार एक तीन चार समझ ले आ रहे हो। फर्स्ट एक्विजिशन पोजीशन फाइंड द पोजीशन करवा दियो डब्ल्यू हेलो डब्ल्यू एच आर यू करवा दिए। तो आधा घंटा खाओगे 10 साढ़े चाहिए 11:30 बजे तक पढ़ाओगे 1 घंटा चल रहा है। या तो वैसे डेली की बात करनी पड़ेगी। आवाज हमारी बंद कराइए मैंने जो काम करेगा इक्वल टू यूजर। ऐसे str है, istr फंक्शन है। दिस फंक्शन सर्चेज फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। तो इसके लिए सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग सर्च बिफोर सर्च, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको लिखो चाहे मत लिखो। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, एक स्ट्रिंग है, उसमें वो सर्च क्या कर रहा है, ये वर्ड सर्च कर रहा है, तो ये वर्ड यहाँ पे है, तब ये बिफोर सर्च में आप ट्रू लिखेंगे तो ये आपको बता देगा, फाइंड कर देगा कि हाँ मतलब कि ये वर्ड कहाँ है। ठीक है, तो फाइंड सर्चेज फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव, इनसेंसिटिव होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इनसेंसिटिव होता है। फॉर ए केस सेंसिटिव सर्च यूज str। तो यहाँ पे istr लिखे हैं, यहाँ आई हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव सर्च करने लगेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट मेथड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। तो ये पूछा जाता है एक्सप्लोड इम्प्लोड, और इसका यूज भी होता है। तो एक्सप्लोड क्या है, इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग सेपरेटर स्ट्रिंग नेम। तो इसका सिंटेक्स जैसे आपने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आपने लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लोड लगा दिया, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है।
एक्सप्लोड क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या है, कॉमा को सेपरेट कर दिया गया और ये वेरिएबल नेम यहाँ पास कर दिया गया। जब फॉर ईच के थ्रू हमने क्या किया, एरे के लिए हम फॉर ईच लूप लगाते हैं तो $ARR ये एक वेरिएबल में हमने डाला था, उसी को हमने एक वेरिएबल में डाल दिया एज $A। अब $A को जब प्रिंट करेंगे तो उसकी जितनी भी वैल्यू होगी आपको इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे, और इसी का उल्टा होता है इंक्लूड, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो ये एरे है, तो अमित है, अनिल है, ये सब पूरा एरे में मल्टीपल वैल्यू है। तो इंक्लूड क्या करेगा, हमने यहाँ सेपरेटर लगा दिया, तो आप चाहे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है। उसके बाद फिर ये एरे है, तो एरे को जब प्रिंट कराएंगे तो हर एक वैल्यू के आगे ये सेपरेटर लग गया। अब ये सेपरेटर यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आपका अपना नाम आ जाएगा हर एक सेपरेटर के बीच में। तो ये इंक्लूड है। एक्सप्लोड इम्प्लोड वहाँ यूज होता है जैसे आप ड्रॉप डाउन से मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल कोड सेलेक्ट करते हैं। अभी आप सेलेक्ट टैग से आप क्या करते हैं, केवल ओनली वन टाइम सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर उसमें मल्टीपल सेलेक्ट यूज कर लेते हैं तो वो क्या करेगा कि आपका अब कोर्स है कोई करने आएगा, PHP ही नहीं, अब रिएक्ट भी करना चाहता है या एंगुलर भी करना चाहता है, तो वहां पे क्या है कि कंट्रोल के साथ साथ मल्टीपल कोड सिलेक्ट करके या चेकबॉक्स में क्लिक कर दिया। अब वो डेटा जब वैल्यू जाएगा तो वहां पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसके लिए एक्सप्लोड इम्प्लोड लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो वो वहां पे डायरेक्ट जो है डेटाबेस के फील्ड में एरे लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि वो एरे है। मल्टीपल वैल्यू क्या होता है, एरे होता है, तो इसलिए उसको हम एक्सप्लोड इम्प्लोड करते हैं। ठीक है, एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इम्प्लोड करते हैं और स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लोड करता है। ये आपके फंक्शन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फंक्शन ये यूज होता है कि आपके पासवर्ड जो आप भेजते हो, जैसे आपने लॉगिन किया, पासवर्ड अब रजिस्ट्रेशन किया तो वहां पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड वो डायरेक्टली जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ना जाए, उसको इनक्रिप्ट करके जाए। तो ये फंक्शन होते हैं MD5 या 7, इसके थ्रू जैसे अगर आपने इसको क्या दिया, इको MD5 के अंदर हमने डाल दिया। अब इसको हम रीड करेंगे तो ये 32 डिजिट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अब ये पासवर्ड क्या है, अब आप नहीं बता पाओगे। ये पासवर्ड स्टोर होता है, जैसे अब मैं दिखा दूं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा हमने बनाया है, तो पासवर्ड जो भी हम यहाँ से यूजर से लेंगे तो उसको एन्क्रिप्टेड रूप में देते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाते हैं तो उनको पासवर्ड पता होता है, वो भी यही करते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता है। ठीक है, ये देख रहे हो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। अब क्या है ये पता नहीं, आईडी अब पता है बट ये पासवर्ड नहीं पता है। तो ये फंक्शन हम यूज करते हैं जब हम कोई वैल्यू लेकर के डेटाबेस, जब यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है कि इसे कोई जो है रीड ना कर पाए, तो वहां पे हम ये MD5 सामन ये बट 32 डिजिट में करता है, ये 40 डिजिट में करता है। तो अभी हमने 32 डिजिट में दिखा है। अब यहाँ पे अगर हम सामन कर देंगे तो आप देखेंगे 40 डिजिट में ये कन्वर्ट करेगा। A to F होता है 0 to 9, A से लेके F कैरेक्टर 0 to 9 कैरेक्टर के बीच में होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी देखो इतना ही था, अब ये थोड़ा 8 डिजिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब सिक्योरिटी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब मैथ फंक्शन कुछ होते हैं, जैसे मैथ है, मैक्सिमम नंबर निकालना है कि अगर यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 25 लिख दिया, मैक्सिमम में क्या करेगा 25 निकालेगा, मिनिमम में क्या करेगा, मल्टीपल नंबर है 5 2 3 4, जो मिनिमम होगा वो निकालेगा। अब नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4, तो इस प्रकार से ये पावर है। स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालना है, तो इस तरीके से है। तो ये सब आपका जो है मैथ फंक्शन होता है। सील है, सील क्या करेगा, अब इको करेंगे सील 23.4, तो ये 24 देगा। सील का मतलब अप वैल्यू, फ्लोर का मतलब डाउन वैल्यू, और राउंड का मतलब राउंडेड वैल्यू। अगर 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो 24 देगा, 5 से नीचे रहेगा तो 23 देगा। ये राउंड वैल्यू देता है। पेजिनेशन में ये यूज किया जाता है। सपोज आपके डेटाबेस के एक टेबल में 10 रिकॉर्ड है,
अब आपको हर पेज पे 3 रिकॉर्ड दिखाना है, तो टोटल 4 पेजिनेशन होगा। 3.33 तो होगा नहीं, तो वहां पे राउंड लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, उसमें हम 4 कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, उसमें जब हम वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, सील लगा देंगे, सील लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, 3.33 का 4 हो जाएगा। 4 में चौथे वैल्यू पे आप जब चौथे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिकॉर्ड दिखेगा, क्योंकि भाई 3 रिकॉर्ड तीनों पे दिखा, 9 हो गए, टोटल 10 ही थे। तो इस तरीके से हम सील का यूज करते हैं पेजिनेशन में, जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है वहां पे यूज करते हैं। ये होते हैं मैथ फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपके डेट के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे डी कैपिटल लिखेंगे तो डे नेम आएगा, तो ये डेट प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको यूज कैसे करना है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये तो हमने स्ट्रिंग लिखा है, आप चाहो तो ये तो स्ट्रिंग जैसे लिखा है वैसे एज इट इज दिखेगा। उसके बाद डॉट लगा करके हमने डेट प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिखा, उसके अंदर हमने क्या क्या वैल्यू लिखी है, देखो कैपिटल टी लिखा है। जरूरी है। कैपिटल डी से क्या आएगा, मंडे टू संडे के बीच में आपका ये आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो आ रहा है ना कि 29 अप्रैल 2020 ऑर्डिनल डे, तो डी से डेट आएगा नंबर के बीच में, एम से मंथ आएगा 1 से 12 में, कैपिटल एम से जनवरी से दिसंबर आएगा, वाई स्मॉल रहेगा तो 20 आएगा, कैपिटल रहेगा 2020 पूरा आएगा। घंटे के लिए एच, आई मिनट, सेकंड के लिए एस, एम पीएम के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल एम पीएम चाहिए तो इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्री डिफाइंड मेथड होते हैं। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आपको देखना क्या रन होगा, तो यहाँ पे आ रहा है वेडनेसडे, आज का ही डेट है 29 अप्रैल 10:40 हो रहा था, तो यहाँ पे 10 बज के क्या दे रहा है, वेडनेसडे 29 अप्रैल 7:10:20 ये दे रहा है। तो ये 5.5 घंटे जीएमटी जो होता है, जैम हमारा इंडियन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट ये टाइम जोन सेट करना पड़ेगा, किसके लिए, इंडिया के लिए। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, एशिया में कलकत्ता, ऐसे अमेरिका में न्यूयॉर्क लिखेंगे, तो ये आपको गूगल पे मिल जाता है कि क्या डिफॉल्ट टाइम जोन सेट होता है। तो अगर मैंने अब ये सेट कर दिया तो एक्चुअल जो टाइम होगा वो दिखाएगा। तो यहाँ पे अब जो टाइम हो रहा है 10:41 हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश होता रहेगा, ये टाइम बढ़ता रहेगा इस तरीके से। कलकत्ता रखा था, आप देखें कि एकदम करेक्ट टाइम के अनुसार आ रहा था। तो इस तरीके से ये सेट किया जाता है, ये सब प्री डिफाइंड मेथड होता है। यहाँ पे सब मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे हम सेट करते हैं डिफॉल्ट टाइम जोन के लिए। ये प्री डिफाइंड मेथड, ऐसे आप अमेरिका का टाइम चेक कर सकते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो ये आप भी नोट करिए, सिक्योरिटी फंक्शन सेट होता है। इस सेट क्या करता है, टू चेक रिक्वेस्ट और डेटा इज नल और नॉट, वो चेक करता है कि डेटा है या नहीं है। तो इसके लिए हमने ये मेथड आपको बताया था, इसको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए आप इस तरीके से यूज करते हैं, बटन का नेम ये सब था, ठीक है। तो ये हमने आपको देखा था। तो यहाँ पे कुछ और प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको आप देख लेते हैं। इम्पटी फंक्शन क्या होता है, ये चेक करता है ब्लैंक और नॉट। जैसे ये वैलिडेशन में काम में आता है, जैसे ये वेरिएबल आप फील्ड नेम से एक वेरिएबल में स्टोर किया, अब इस वेरिएबल को चेक किया जा रहा है कि ये इम्पटी है, तो ये क्या करेगा, प्लीज फिल ब्लैंक फील्ड, या यहाँ पे आप कोई मैसेज आप दिखा सकते हो, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल शुड बी वैलिड। तो इस तरीके से हम मैसेज देने के लिए वैलिडेशन में काम में ला सकते हैं। पीएचपी से सर्वर साइड वैलिडेशन का काम होता है। तो इम्पटी फंक्शन इस तरीके से होता है। तो इसको हम यूज करके दिखाएंगे जब भी हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताएंगे कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। अनसेट होता है टू डिस्ट्रॉय द वेरिएबल वैल्यू। अगर सपोज $a में 10 है, अब हमने $a को प्रिंट करेंगे 10 प्रिंट होगा। अब हमने यहाँ पे अनसेट में इस वेरिएबल को डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब ये वेरिएबल की वैल्यू होगी डिस्ट्रॉय। अब दोबारा इको करेंगे यहाँ नीचे इस लाइन में, तो यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड वेरिएबल बताएगा कि यानी उस वेरिएबल में कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से अनसेट होता है। जैसे ये लॉगिन जैसे सेशन यूज होता है, वैसे अनसेट से भी लॉगिन करने के बाद अब क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लॉगआउट जैसे होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी वो वैल्यू रहे ही ना, तो वो फिर सीधा लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर दे।
तो वो सब हम देखेंगे आगे। ट्रिम फंक्शन था व्हाइट स्पेस बोथ साइड, यानी दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। एल ट्रिम लेफ्ट साइड से रिमूव करता है, आर ट्रिम जो है राइट साइड से रिमूव करता है। ये वहां यूज होता है जैसे टेक्स्ट बॉक्स से आप वैल्यू ले रहे हो, यूजर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, वो नेम डाल रहा है, गलती से स्पेस बार दबा दिया, उसके बाद उसने अपना नेम डाला, तो स्पेस के साथ डेटाबेस में चला जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रिम लगाते हैं कि अगर वो गलती से स्पेस के साथ, अब उसको पता नहीं है कि मैंने स्पेस दबाया है, बट वो क्या है, चला गया। अब वो लॉगिन करना चाहेगा तो लॉगिन होगा ही नहीं, तो वो दिक्कत आएगी। कस्टमर क्या हो जाएगा, फीडबैक गलत डालेगा कि क्या हो गया, आपकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फंक्शन हमने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्ट क्या करता है। ये टू एक्सट्रैक्ट द एरे गिव अस डेटा इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो हमने आपको बताया था एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करके कि ये फील्ड नेम को ही वेरिएबल नेम बना देता है। यानी T1 ये फील्ड नेम था, तो हमको इस तरीके से हम वेरिएबल में स्टोर करते थे। अब क्या हो गया, अब T1 ही क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो अब आप ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको हमने कमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, फील्ड नेम इज वेरिएबल। तो इसका हमने यूज करके देखा था इस तरीके से एग्जाम्पल। तो ये एक्सट्रैक्ट फंक्शन था। तो ये सब यूज होता है, ये आप नोट कर लीजिए। और फिर होगा नहीं ना, दिक्कत थोड़ी है। तो 2 वार्निंग मैसेज आता है एंड रेस्ट ऑफ ऑल स्क्रीन इज कंटिन्यू। आपको फाइटल और सिंटैक्स एरर में जो रेस्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट था वो कंटिन्यू नहीं होता, जब तक एरर सॉल्व नहीं करते हो तब तक आगे कुछ भी नहीं चलता था। बट वार्निंग और नोटिस एरर में क्या होता था कि वो आपको वार्निंग या नोटिस देता था, उसके बाद भी जो नीचे का स्क्रिप्ट था वो चलता था। इंक्लूड वंस है, ये इंक्लूड और इंक्लूड वंस में क्या अंतर है, अंतर यही है कि इंक्लूड abc.php आपने लिख दिया, ये फाइल नेम है। तो अब आप किसी भी पेज में अगर इंक्लूड कर दे, ये फाइल क्या होगी, इंक्लूड हो गई। अगर हमने दोबारा गलती से भी दोबारा इंक्लूड फिर लिख दिया, तो यानी ये तो फाइल 2 बार इंक्लूड हो गई, यानी 2 बार वो कोड चलेगा जो उस फाइल के अंदर होगा। तो इंक्लूड वंस क्या करता है कि अगर आप गलती से 2 बार भी इंक्लूड वंस लिख देते हैं, तो वो एक ही बार ही इंक्लूड करेगा आपके वेब पेज में, 2 बार नहीं करेगा। तो इंक्लूड और इंक्लूड वंस में बस यही अंतर है कि ये केवल 1 टाइम इंक्लूड करता है उस फाइल का। आप इसको 10 लाइन लिख लो, लेकिन एक ही बार इंक्लूड करेगा, लेकिन इसको 10 लाइन लिखोगे 10 बार इंक्लूड करेगा। इसी तरीके से रिक्वायर है। रिक्वायर में क्या होता है कि यदि फाइल नॉट फाउंड इट गिव अस 1 वार्निंग एंड 1 फेटल एरर। जब फेटल एरर आएगा तो आपका रेस्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो वो इंक्लूड में क्या होता है कि नीचे का सारा कोड चलता है, बस वार्निंग मैसेज 2 आता है। रिक्वायर में क्या होता है, एक वार्निंग भी आएगा और एक फेटल एरर आएगा और आगे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, इनमें से इंक्लूड लगा लो चाहे रिक्वायर। रिक्वायर वंस में क्या अंतर है, ओनली 1 टाइम इंक्लूड इन योर वेब पेज। तो आप इसको 10 बार यूज करोगे तो एक ही बार इंक्लूड करेगा, इसको 10 बार करोगे 10 बार ये एरर आएगा। इसी तरीके से हेडर है, नहीं ये तो आपका हो गया इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है, इंक्लूड वंस और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है, रिक्वायर वंस में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाता है और इसका यूज भी होता है। उसके बाद हेडर, ये भी यूज होता है, ये रिडायरेक्ट करता है एक पेज से दूसरे पेज पे, सर्वर साइड ये यूज होता है। जैसे अगर आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, आईडी और पासवर्ड अगर वो सही डाले, तो लॉगिन होने के बाद वो वेलकम पेज पे चला जाए, रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन यूज करते हैं। हेडर में यहाँ पे लिखते हैं लोकेशन और यहाँ पे पेज का नाम लिखते हैं, about.php, contact.php, जो भी पेज का नाम है। तो ये हो गया PHP का हेडर फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप HTML में होता है एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए href एंकर टैग होता है, तो वैसे PHP में हेडर फंक्शन होता है। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, स्क्रिप्ट टैग में location.href। तो ये आप पेज नेम दे देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का है। तो आप जावास्क्रिप्ट का भी कोड, जैसे आप HTML का कोड लिख सकते हैं इको के अंदर h1 या b टैग, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी कोड आप लिख सकते हैं। तो ये भी यूज कर सकते हैं, इसके यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों से एक ही काम होगा। तो ये आपका हेडर फंक्शन है, तो इसको यूज करना है, बस आगे कुछ है नहीं। तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल इसका देखा जाएगा। तो यहाँ तक आपको सब हो चुका है ना नोट? हो गया सर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लिया जाए।
कल से MySQL पढ़ाएंगे, हाँ, MySQL स्टार्ट होगा, ठीक है। PHP में धनी कौन होता है ना, ठीक है। प्रमोट होता है ना, सपोज एक टेम्पलेट है आपके पास, 1,500 कोई टेम्पलेट है मेरे पास, मेरे पास टेम्पलेट है नहीं है तो टू साइड टेम्पलेट कुछ नहीं ले तो तुम लेआउट कर ले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लाइडर है, एक ही इमेज लगाया गया है, आप इमेज चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस है, तो आप देख रहे हैं कि फुटर पेज यहाँ से यहाँ तक है, हर एक पेज में, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है, और हेडर जो है सब हर एक पेज में यहाँ तक है, कॉन्टेक्ट अस तक। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे तो भी देखो हेडर यहीं तक है, फुटर देखेंगे यहाँ तक है, होम पेज पे क्या है यहाँ तक है, हेडर लगाएगा, और ये स्लाइडर अलग से लगा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, मतलब हेडर फुटर सब में कॉमन है। ये टेम्पलेट है आपका, जो आप टेम्पलेट आप बूट स्ट्रैप से बनाते हो या फिर HTML CSS से जो भी डिजाइन करके बनाते हो, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे PHP में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज ये मेरा टेम्पलेट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फोल्डर हैं उसको कॉपी करेंगे, और अब हम अपने यहाँ पे htdocs में एक फोल्डर बना लेते हैं इंक्लूड नाम का, या कंस्ट्रक्शन नाम का बना लेते हैं, वेबसाइट का जो नाम है वही नाम रख सकते हैं, या इंक्लूड जो भी आप नाम देना चाहते हो। यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया, जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, सारे फोल्डर जितने भी थे जो टेम्पलेट में दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक फाइल को पकड़ते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, और या अबाउट की फाइल पकड़ लो, कोई भी, मैंने एक फाइल इसको पकड़ा, और एक ये, दो ही फाइल को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम जा करके अपने यहाँ फोल्डर में, अब पहले हम इंडेक्स को चेंज करते हैं। इंडेक्स में जो रीनेम कर देते हैं, सबसे पहले इसको जो एक्सटेंशन है, जब डिजाइनर बना के देगा तो इसको एक्सटेंशन इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा PHP में, ठीक है। अब PHP में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितना भी है, जब आपने PHP में ओपन किया तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिजाइनर ने सबने रिडायरेक्ट किया है PHP, तो .html जो भी एक्सटेंशन है वहां पे हम क्या कर देंगे, Ctrl+H करके यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, .php कर देंगे। देख लेना, .html से करना, नहीं तो HTML टैग भी हो जाएगा, खाली HTML मत करना, क्योंकि HTML टैग होता है। तो ये देखो जितना भी था सब PHP हो गया, ठीक है। अगर खाली HTML करोगे तो ये भी PHP हो जाएगा, इसलिए या तो फिर एक एक करके आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सेव कर दिया। अब हमने क्या किया कि अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने रन कराया था, यहाँ तक हमारा हेडर था, तो हमने देख लिया हेडर हमारा कहाँ तक है, नेविगेशन तक। तो ये नेविगेशन यही आ रहा था, होम अबाउट अस प्रोजेक्ट सर्विसेज कॉन्टेक्ट। तो यहाँ तक हमने इसको बोलते हैं हेडर पार्ट। इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+X काट लेते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम देते हैं header.php। मतलब कैसे डायनेमिक किया जाता है PHP में, कैसे काम होता है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे फुटर है, ये फुटर कहाँ से है, फुटर टैग से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक फुटर टैग है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो फुटर है, कंपनी, अबाउट अस, ये सब लिखा हुआ है। तो ये टॉप टू टॉप पे जाने के लिए ये इमेज भी है, ये भी फुटर में ही डिफाइन है। तो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का कोड को क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। फुटर टैग के ऊपर ये जो इमेज आ रही थी गो टू टॉप वाली, तो यहाँ तक मैंने Ctrl+X किया और इसको न्यू फाइल में जाके पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया और इसका नाम रख दिया footer.php। ठीक है, तो एक फाइल हो गई हेडर, एक हो गई फुटर। ठीक है, अब ये index.php पेज है,
मैं इसको सेव कर देता हूँ, इंडेक्स में हेडर फुटर है नहीं। अब मैं रन कराऊंगा, तो इसको रन कराते हैं। लोकल होस्ट लग जाएंगे। इंक्लूड अंडरस्कोर कंस्ट्रक्शन। अब पेज का नाम क्या था? index.php, यही था। तो index.php बाय डिफॉल्ट ये आप यहाँ पे यूआरएल में लिखे चाहे ना लिखे तो डायरेक्ट कॉल होता है। तो अगर मैं अभी लिख देता हूँ तो भी कॉल होगा, अगर मैं हटा देता हूँ तो भी कॉल होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है इंडेक्स पेज होता है, कॉल होता है। तो देखो इंडेक्स पेज कॉल हुआ। अब यहाँ पे देखो हेडर फुटर तो है नहीं, स्लाइडर की इमेज आ रही है और ये कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने तो हेडर फुटर काट के इधर कर लिया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड footer.php और यहाँ php बना, ये हो गया फुटर। अब हेडर को ऊपर इंक्लूड कर लेंगे। सवाल में ऐसी करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ लग पेस्ट करके सब फाइल में जाना होगा। हम लोग वहाँ पे जाकर कवर हो गया है, एक कोड को भी क्या करेंगे। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब इस पेज में इंक्लूड हो चुका है। अब देखो आपका पूरा एकदम सही तरीके से आपका वर्क कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? yes sir. हेडर फुटर आ गया और आपकी सीएसएस सब हेडर में लगी हुई थी ना, तो इसलिए वहां पे सीएसएस पकड़ नहीं रहा था, क्योंकि हेडर हमने गायब कर दिया था। तो इसी तरीके से यूज किया जाता है कि डायनेमिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे हेडर को मैंने 2 बार इंक्लूड किया, दो बार ये 2 बार हेडर आ जाएगा आप। इसको सेव नहीं किया गया, सेव किया जाए। कहीं बीच में देखो, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पैरेंथेसिस में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चल नहीं रहा है क्यों? इसका लोकेशन क्या है? ठीक है, ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया। कुछ दिक्कत आ रही है? कैसे ले रहा है क्या? इसको यहाँ पे देखा जाए। इन्होंने हटा दिया है क्या? इस तरीके से यहाँ पे फुटर लिख।
मतलब जो सुना उसको फिर तो इसको रन करा के देखा जाए। मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडर को काट के फुटर में से अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्लूड करा दिया। अब हेडर होगा तो हेडर तो ऊपर से नीचे तक होगा ना, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, ये हेडर पार्ट हो गया, ये फुटर हो गया, और ये सेक्शन का पेज होगा। फुटर में ये भी रहता है, तो ये फुटर में यहाँ नीचे रख देते हैं, बस यहाँ पे सेक्शन सेक्शन रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसको पहले रन करा के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। केवल सेक्शन आना चाहिए, ठीक सही है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया PHP हेडर इंक्लूड हो गया। हाँ तो रहा है दो बार हेडर। इंक्लूड वंस में केवल आप एक ही बार कोड चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे रिक्वायर वंस कर दिया, मान लो रिक्वायर वंस भी वही बताएगा, एक ही बार इंक्लूड करेगा। और मैंने अगर यहाँ पे खाली अगर मैं यहाँ पे फाइल नेम गलत लिख देता हूँ तो आगे का स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तो एक वार्निंग, एक फाइटल आ गया, क्या बोल रहा है कि दिस फाइल इज नॉट फाउंड, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, और ये फाइटल एरर है। तो इसके लिए आपको सही करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी में है ही नहीं, मतलब जो आपने ये आप जो फाइल आप कॉल करा रहे हो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोड में सही करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब ये आपका दिख गया, हेडर पार्ट आ गया। अगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड वंस किया और यहाँ पे हमने फाइल नेम गलत लिख दिया, केवल 2 वार्निंग मैसेज आएगा। तो इस तरीके से इंक्लूड और इंक्लूड वंस में क्या होता है, वार्निंग मैसेज आया लेकिन आगे का स्क्रिप्ट देखो चला, और जिसमें रिक्वायर में क्या हो रहा था कि आगे का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा। ठीक है, ठीक है।